हेलो, माई सेल्फ हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय है संधि विषयक कानून। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो संधि शब्द है उसका प्रयोग हम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए करते हैं और ये समझौते कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होने के कारण यह संविदात्मक और संबंधित पक्षों के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्यों के जो कानूनी संबंधी जो आधार होते हैं वो विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सद्भाव, स्वीकृति और इंटरनेशनल लायबिलिटीज़ या अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। ये तीनों समग्र रूप से संधि से ही संबद्ध हैं। संधियां हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का माध्यम रही है और संधियों का आधार भी स्वीकृति के अतिरिक्त पेक्टा सर्वांदा पर भी आधारित है, जिसका अर्थ है सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह सद्भावनापूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। संधि की परिभाषा देते हुए ओपेनहाइमर ने कहा है कि संधि 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच किए गए संविदात्मक समझौते, अर्थात ये कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित समझौते हैं जिनके द्वारा परस्पर संबंधित पक्ष परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और उनका पालन करने के लिए स्वयं को बाध्य करते हैं। अब चूँकि संधियाँ स्पष्ट स्वीकृति से लागू है, संधियाँ भंग करना कानूनी दृष्टि से क्या माना जाएगा, इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा, जिसके लिए विशेष रूप से प्रभावित होने वाला राज्य प्रतिकारात्मक या आवश्यक हो तो प्रतिशोधात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। ग्रोशियस एवं वॉल्टेल ने भी संधियों में बाध्यकारिता के तत्व को प्रधानता दी है। हम सभी जानते हैं कि मान लीजिए अगर किसी भी कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति ना हो, दंड की शक्ति ना हो, तो उस कानून की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। इस आधार पर कानून को बनाया गया है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा अपने 18वें अधिवेशन में भी संधि विषयक कानूनों का मसौदा तैयार किया गया था। इसमें कहा गया है कि यदि संधि राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किए गए लिखित समझौते का नाम है, इसके अंतर्गत उन समझौतों को भी संधि के समकक्ष माना गया है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चार्टर के अंतर्गत या उन्हीं के अंग के रूप में संपन्न किए गए हैं। अब संधि क्यों की जाती है? क्योंकि इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के नियमों का निर्माण होता है। जिन संधियों के लिए अनेक लेखक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थापन का प्रयोग करते हैं, वे संधियां सामान्य तौर पर सार्वदेशीय प्रकृति की होती है, जैसे UNO का चार्टर, क्योंकि इसमें जिन भी राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें उन्होंने स्वतः ही स्वेच्छा से दायित्वों को ग्रहण किया है। संधि से उत्पन्न दायित्वों का पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, लेकिन यह उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है जितना कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब हम बात करते हैं कि संधि के समान ही कुछ अन्य भी कृत्य होते हैं जो संधि के समान ही महत्व रखते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग प्रकार के व्यवहार का संकेत करते हैं, लेकिन संधि करने की प्रक्रिया के दौरान उनमें से अनेक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे स्वयं अपने आप में संधि के समरूप भी नहीं है और ना ही उनके पर्यायवाची, जैसे स्मरण पत्र, मेमोरेंडम। यह एक प्रकार का ज्ञापन होता है जिसमें किसी भी मामले से संबंधित तथ्यों को दूसरे पक्ष के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है और संबंधित समस्या की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। दूसरा है प्रस्ताव, प्रपोजल। यह भी एक सरकारी प्रपत्र होता है
जिसके माध्यम से सरकार दूसरे पक्ष के समक्ष कुछ शर्तें या सुझाव प्रस्तुत करती है। फिर है प्रोसेस वर्बल, अर्थात किसी भी सरकारी सम्मेलन या मीटिंग की कार्यवाही के बारे में समीक्षात्मक नोट्स होते हैं। इस पर मीटिंग की समाप्ति पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन यह अभिलेख प्रमाणित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण वार्ता का विवरण नहीं होता है, बल्कि इस बात का प्रमाण होता है कि इन विषयों पर क्या किया गया है, विचार किया गया है। फिर आता है कन्वेंशन, अर्थात अभिसमय। यह शब्द संधि के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अभिसमय का प्रयोग औपचारिक आलेख के लिए भी किया जाता है। जैसे 1899, 907 के हेग सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, स्थल युद्ध, तटस्थता आदि से संबंधित अभिसमय स्वीकृत किए जाते हैं। लेकिन सभी राज्यों ने उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनमें कुछ सशर्त स्वीकार किया है और कुछ ने तो स्वीकार ही नहीं किया। इसी प्रकार से प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग उन अतिरिक्त अनुच्छेद के लिए किया जाता है जिन्हें संधि संपन्न हो जाने के बाद उपसंधि के रूप में जोड़ा जाता है। जैसा कि स्टार्क ने लिखा है कि अभिसमय की अपेक्षा इसमें औपचारिकता कम होती है और इसके लिए पुष्टि की प्रक्रिया का निर्वाह आवश्यक नहीं है। संधि के साथ बाद में जोड़ी गई उपसंधि के अतिरिक्त प्रोटोकॉल का प्रयोग ऐसी बहुपक्षीय और बहुउद्देशीय संधि के लिए भी किया जाता है जिसके लिए पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि 1924 का जिनेवा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीमेंट की, समझौते की। यह एक सहमति विषय का आलेख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राजनयिक वार्ता होती है, राज्याध्यक्षों के बीच जो भी वार्ता की जाती है या सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के बीच जो वार्ता की जाती है, उसके फलस्वरूप संबंधित पक्षों के बीच होने वाली सहमति को एग्रीमेंट कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा अनौपचारिक है क्योंकि इसमें बाध्यकारी का तत्व जरा भी नहीं होता है। इसके बाद आता है अरेंजमेंट। यह अस्थायी प्रकृति के समझौतों की द्योतक है। किसी भी संधि के पालन के संबंध में या किसी अन्य प्रकार के संबंध को नियमित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था इस श्रेणी में आती है। इसके अलावा परिनियम, जो कि एक सहायक अभिलेख के रूप में होता है, जैसे यूएनओ का चार्टर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परिनियम संलग्न है। इसे प्रसंविदा भी कहा जाता है। लास्ट है डिक्लेरेशन, घोषणा। घोषणा एक सामान्य सहमति की परिचायक होती है, लेकिन फिर भी यह प्रमाणित नहीं होती है। घोषणा प्रमाणित रूप से संधि की तरह बाध्यकारी हो सकती है। अन्य संबंधित पक्ष उसकी कानून के अनुसार पुष्टि कर सकते हैं, जैसे मानव अधिकार घोषणा 1948, पेरिस घोषणा 1956, सामुद्रिक यातायात एवं समुद्री युद्ध से संबंधित अपुष्ट लंदन घोषणा आदि। श्वार्ज़ेनबर्गर के अनुसार संधि की 4 प्रमुख विशेषताएं होती है। पहली, संधि हमेशा इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की संपन्न इकाइयों के बीच ही होती है। संबंधित पक्ष द्वारा संधि द्वारा व्यक्त करते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन करने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार से संबंधित पक्ष स्वेच्छा से स्वीकृति देकर संधि को मान्य करते हैं और संधि से उत्पन्न दायित्वों को बाध्यतः निर्वाह करने के लिए सहमत होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधि संबंधित पक्षों के बीच जो विवाद होते हैं, जो मतभेद होते हैं, उनके समाधान में सहायक होती है। इसके अलावा स्वेच्छा व स्वीकृति से प्रधानतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को संशोधित किया जा सकता है जो अव्यावहारिक हो गए हैं, और यह असंगठित अंतर्राष्ट्रीय समाज को संगठित करने में सहायक होती है। तो संधि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य वह संविदात्मक समझौता है जो कि उन राज्यों के बीच संपन्न होता है।
कल हम प्रोसेस ऑफ द ट्रीटीज या संधि की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।